हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो इमेजेस यहां पे देख रहे हो। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस उसके बाद आपने डाउनलोड करने के बाद जो है वो लॉगिन कर लेना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक करेंगे तो आप खुद सरप्राइज होंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 90 to 95% करंट अफेयर वो करवाए जा रहे हैं आपको जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, हर तरह के एग्जाम में आपको मिलेंगे। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको मिलेंगे डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, उसी दिन के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्विज होगा जो कि हर रोज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में 3 तरह के जो सेक्शंस आपको मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंथली। मंथली में 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ मिलेगी, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ का मतलब है 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर होगा ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सको। और आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिसमें आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड एक ही जगह पे सारी न्यूज़ जो है वो रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो बैंकिंग के लिए हम 3 तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेल एंड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर, और एक क्विज जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर आप पिछला जितना भी करंट अफेयर 2021 का जा चुका है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को करने के लिए आप ये स्पेशल करंट अफेयर सेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें डिटेल में तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। स्टेट करंट अफेयर मिलेंगे आपको ताकि आप स्टेट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सको, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन पे नहीं मिल रही हैं, ये सारी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, करियर्स क्लाउड को लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और इसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, एक बार चेक करेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। और 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है इसके ऊपर अगर आप इस कोड का यूज करोगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो है 6 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यही 3 चीजें करके आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। पहला क्वेश्चन है, हु वन गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल की बात हो रही है, एट ISSF वर्ल्ड कप 2021 राइफल, पिस्टल या शॉटगन, मतलब तीनों कैटेगरीज के अंदर एक ISSF का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से किसने जीता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपने याद रखनी है, जैसे कि ISSF के बारे में याद रखोगे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब ये शूटिंग का वर्ल्ड कप है। कौन सी कंट्री में हुआ है याद रखोगे, ये कहाँ पे हुआ, क्रोएशिया में हुआ है। और दोस्तों, या इसको क्रोएशिया भी आप कह सकते हो, तो वहां पे हुआ है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है, ओसीजेक। तो क्रोएशिया में एक जगह है जिसका नाम है ओसीजेक, वहां पे ये बेसिकली जो है वो होस्ट किया गया है। लेकिन किसने इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड है और 1 हमारे पास सिल्वर है और 2 जो है वो ब्रॉन्ज है। लेकिन जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है, राही सरनोबत ने जो है वो गोल्ड जीता है। आप यहाँ पे देख सकते हो राही सरनोबत, और इंडिया का पहला गोल्ड जो है वो इस शूटिंग वर्ल्ड कप में जो कि ओसीजेक में हुआ, इन्होंने जीता। और आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो, सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मिक्स्ड टीम इवेंट ने मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता है, और मनु भाकर, राही सरनोबत और यशस्वी देशवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन टीम इवेंट के अंदर। लेकिन इनसे अच्छा है कि आप पहला और दूसरा याद रखें, ये एग्जामिनर आपको पूछ सकता है क्योंकि यहां से पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। अदरवाइज ये वर्ल्ड कप 22 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में हुआ। रशिया ने इस मेडल टैली के अंदर टॉप के 18 मेडल के साथ, और दूसरे नंबर पे इसमें इटली है। लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है, 10th है। इंडिया के पास कितने मेडल है, मैंने आपको बताया था 4 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं। इसमें 600 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 61 कंट्री से जो अलग अलग एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, इंडिविजुअल, मिक्स्ड और टीम फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आपने याद रखना है राही सरनोबत जो कि वुमेन 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी के अंदर जो है जीती हैं। तो दोस्तों एक बात इसमें और याद रखनी है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रख लें एक बार। हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहां पे, म्यूनिच।
म्यूनिच कहाँ पे है दोस्तों? जर्मनी के अंदर। तो ये चीजों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु वाज नेम्ड फॉर 2020 कुवेम्पू अवार्ड? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुवेम्पू अवार्ड क्या है। तो और ये 2020 का अवार्ड मिला है, और इस साल किसको मिला है पहले आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को मिला है। ये जो राजेंद्र किशोर पांडा जी हैं, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा। मतलब इनकी जो पोइटिक लैंग्वेज है वो भी कौन सी है? उड़िया लैंग्वेज है। मतलब उड़िया लैंग्वेज के कवि हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड जो है वो क्या है? ये अवार्ड दोस्तों 2013 में स्टार्ट किया गया था कुवेम्पू ट्रस्ट की तरफ से। और याद रखना, ये उन राइटर्स को दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लैंग्वेजेस मेंशन हैं, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें अगर कोई राइटर लिखता है तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पता है कि 8वें शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस गिवन है? 22 लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल है। अगर उनमें किसी ने कोई बहुत ही अच्छी चीजें लिखी हुई हैं तो उनको सम्मानित यहां पे किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, बिल्कुल नाम याद रखोगे। और यहां पे आप उनका फोटो देख सकते हो। उड़िया पोएट है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र किशोर पांडा नाम है। कौन सा अवार्ड जीता है? कुवेम्पू अवार्ड जीता है 2020 के लिए। इतनी ही आपके पास नॉलेज है तो भी आप आंसर को अटेम्प्ट कर दोगे, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन जो बाकी यहां पे 3 ऑप्शंस देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहले आप देख रहे हो वलेरिया ल्यूसली। हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था कि इनको इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज मिला है, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021 का। और इन्होंने एक नॉवल लिखी थी लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला। प्रोफेसर शैलेश गनपॉल, इनको भी रिसेंटली जो है वो सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड के साथ? काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। इन्होंने एक हेलमेट की जो है वो मतलब बनाया था इनोवेटिव आइडिया से, तो उसके ऊपर कोई भी ब्लास्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला। के शैलजा जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर केरला की, इनको मिला है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021, ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। और ये इनके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए कोविड के कारण जो इन्होंने की उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया। और ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। तो सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, जून में ही मिले हैं, वही ऑप्शंस कवर किए हैं ताकि आपको जून वाले जो हैं वो याद हो जाएं, क्योंकि मई वाले तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 5 लाख की राशि मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज्ड, अगर उसमें बहुत अच्छा काम किया तो आपको यह अवार्ड दिया जाएगा। और इसका पूरा नाम है राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, और राष्ट्र कवि कुवेम्पू अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच एयरलाइन हैज बीन सेलेक्टेड एज द 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड? तो आपने सबसे पहले इसमें याद रखना है कि अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है ATW, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की तरफ से। और एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है किसको? कोरियन एयर को। कोरियन एयर का मतलब है साउथ कोरिया से बिलोंग करती है ये एयरलाइन। इसको आप थोड़ा सा याद कर लें। और ये अवार्ड दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की तरफ से दिया जाता है, इसको ऑस्कर भी कहा जाता है एविएशन इंडस्ट्री का। तो मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। और कोविड-19 के दौरान इस एयरलाइन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को मैनेज किया, इसलिए अवार्ड उनको मिल रहा है। ये अवार्ड फिजिकली जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 5 अक्टूबर को एक सेरेमनी होगी, तब जो है वो ये दिया जाएगा। और ये अवार्ड दोस्तों जो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की तरफ से एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड देना स्टार्ट किया गया 1974 से देना स्टार्ट किया गया है। तो 2021 का अगर आप देखोगे ये इवेंट बन जाएगा 47th अवार्ड जो है वो किसको मिला है? कोरियन एयर को मिला है। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑस्कर इन द एविएशन इंडस्ट्री कहा जाता है। और साथ ही साथ याद रखोगे कोविड-19 को इफेक्टली मैनेज करने के लिए। अदरवाइज जो हमारे पास ये अवार्ड करता है लाइक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड है, उन्होंने अपने जजेस की टीम से इस बेस्ट एयरलाइन को सिलेक्ट किया बहुत से पैरामीटर्स के ऊपर, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, इन चीज़ों को देख के इसको सिलेक्ट किया गया है। तो जरूर याद रखेंगे। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कौन सी कंट्री से? कोरियन एयर से याद रखिए। नॉर्थ कोरिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो उसमें तो मतलब हम बात ही नहीं कर रहे। तो साउथ कोरिया की ही बात होगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों के साथ आप हमें क्या कर सकते हो? मोटिवेट कर सकते हो दोस्तों। और एक बात और याद रखनी है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। पहला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी स्वोर्न इन एज डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। कल ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वन लाइनर में, जब हम कर रहे थे कि तीरथ सिंह रावत जी ने रिजाइन कर दिया, तो उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि संडे को जो है वो शपथ ले ली
गई पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से, लेकिन एज ए कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर की तरफ से शपथ ली गई है? तो याद रखना 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं। और एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, तो बिल्कुल याद रखेंगे उत्तराखंड के 11th चीफ मिनिस्टर और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर किसको रिप्लेस किया है? तीरथ सिंह रावत जी को रिप्लेस किया है। और मैंने आपको बताया था तीरथ सिंह रावत जी को 10 मार्च को ही अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो ना तो विधानसभा के मेंबर थे, लेकिन आप कह सकते हो उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, तो विधानसभा के मेंबर नहीं थे। लेकिन ये जरूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई बंदा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको बना सकते हो आप चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपको किसी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबर बनने के लिए क्या करवाने पड़ेंगे? बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन एक रूल है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कि अगर किसी स्टेट में 1 साल से भी कम टाइम पीरियड रह जाए किसी भी इलेक्शन होने में, मेन इलेक्शन होने में, तो आप वहां पर बाई इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते। तो इसका मतलब क्लियर है कि बाई इलेक्शन तो हो नहीं सकते थे, तो उनको यार रिजाइन करना ही था, तो रिजाइन कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन है 2022 में उत्तराखंड में, अभी तो 6-7 महीने रह गए हैं, तो बाई इलेक्शन हो नहीं सकते, तो रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो तो यार एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तीरथ सिंह रावत जी। लेकिन ये जो हमारे पास पुष्कर सिंह धामी, ओनली पुष्कर याद कर ले, फूल से पुष्कर का फूल, तो याद रखें पुष्कर सिंह धामी स्वर्न इन एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। बहुत ही आप देख सकते हो कि मासूम सा चेहरा और हंस रहे हैं यहाँ पे क्योंकि चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। यंगेस्ट सीएम ऑफ द स्टेट, मात्र 45 साल के हैं। एमएलए हैं कहाँ से? खातिमा, तो याद रखोगे जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है। और पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत जी को रिप्लेस किया जो कि 10th चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के बारे में जरूर याद रखें उत्तराखंड के गवर्नर, क्योंकि उन्होंने ओथ दिलाई है इनको, और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, तो याद रखोगे बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिलेंगे। जिम कॉर्बेट आपको मिल जाएगा जो कि इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। नंदा देवी आपको बायोस्फीयर रिजर्व यहां पे मिल जाएगा। गंगोत्री मिल जाएगा जहां से गंगा स्टार्ट होती है उत्तराखंड से, गंगोत्री नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे कहां पे मिलेंगे? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीबीएसई हैज लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक फॉर विच क्लास स्टूडेंट्स। और ये टेक्स्ट बुक जो है वो दोस्तों बेसिकली प्रिपेयर की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनका मानना है कि जो बच्चे हैं लाइक 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में या उससे ऊपर, तो उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी बोर्ड्स के अंदर, इवन रीजनल बोर्ड्स के अंदर भी जो 9th-10th में आती है, तो 6th 7th 8th के बच्चों को जनरली है नहीं है। तो इसलिए उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ मेन टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए यह फिलहाल जो है वो लॉन्च किया गया किसके लिए? क्लास 6ठी के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी बहुत ही हंस रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कबुक जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई है और ये तैयार किसने की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको तैयार किया गया है। और इसका मकसद जो है वो सिर्फ एक ही होगा, मैं बता चुका हूं कि जो बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट हैं वो बच्चों तक पहुंचाए जा सकें। जैसे कि आप सकते हो कि करेंसी के बारे में थोड़ा सा पता हो बच्चों को, बैंकिंग के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, डिजिटल पेमेंट लाइक यूपीआई क्या है, कार्ड्स क्या हैं, वॉलेट्स क्या हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार के बारे में, आधार इनेबल्ड पेमेंट कैसे होती है। तो बेसिक सी चीजें बच्चों को बताएगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को थोड़ा सा याद रहे कि किस तरह से ये फाइनेंशियल जो आजकल मार्केट काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, वो तभी समझ में आएगा अगर आपको ये बेसिक चीजें जो हैं वो पता है। इसलिए 6ठी क्लास के लिए कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 7वीं और 8वीं के लिए भी हम एक बुकलेट जो है वो रिलीज करेंगे, ताकि बच्चे जो है वो 9वीं और 10वीं में तो उनको आ ही जाएगी इकोनॉमिक्स, तो उसमें वो अपने आप ही जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें सीबीएसई और एनपीसीआई दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखेंगे। सीबीएसई इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफी स्टेट एग्जाम में। 1962 में सीबीएसई को बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, और इसके जो सीईओ हैं या आप कह सकते हो चेयरपर्सन है वो मनोज आहूजा है। मनोज आहूजा जो मेन अथॉरिटी या चेयरपर्सन है वो मनोज आहूजा जी हैं। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। काफ़ी बच्चे ना दिल्ली लगाते हैं, तो आंसर मुंबई है। और दिलीप असबे जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो मेरे ख्याल से पता होगा, और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which company partner with WooCommerce to enable the merchants with the digital payment infrastructure? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बैंकिंग के स्टूडेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक कंपनी की जिसका नाम क्या है? WooCommerce। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत लाइक आप कह सकते हो मर्चेंट्स जो हैं वो अपने सामान को यहाँ पे सेल करते हैं। तो अगर ये प्लेटफॉर्म पे बहुत से आप कह सकते हो स्मॉल बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए, उनके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने के लिए इन्होंने टाई अप किया है कौन सी कंपनी के साथ? पेयू के साथ, ताकि जो WooCommerce के मर्चेंट्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो पेयू का यूज करके
अपनी डिजिटल सर्विसेज पेयू की जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेयू और वूकॉमर्स पार्टनर्स टू एक्सेलरेट डिजिटलाइजेशन ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वूकॉमर्स के जो मर्चेंट्स होंगे उनको डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ताकि दोनों तरफ से जो है डिजिटलाइज बिजनेस हो सके और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो डिजिटलाइज हो सके। तो पेयू का यूज़ आप कर सकते हो। तो 100% ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग हो सकती है इसके थ्रू। जीरो सेटअप चार्जेस होंगे, इजी चेक इन इजी चेकआउट प्रोसेस रख दिया जाएगा, रियल टाइम ट्रैकिंग बिजनेस मॉनिटरिंग कि कितना सामान बिका है, कितना आया, कितने पैसे हैं, सब कुछ आप रियल टाइम पे देख सकते हो। इसका मतलब जो मर्चेंट्स हैं वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो देख सकते हैं, सेटलमेंट्स देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, पूरी पेमेंट्स का जो भी पेयू के प्लेटफॉर्म पे हुई हैं। क्योंकि पेयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो 100+ पेमेंट ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। आप यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, क्रेडिट से, डेबिट कार्ड से। तो मर्चेंट्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा कि कोई भी तरह से वो पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब हर तरह से मतलब वूकॉमर्स जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो वूकॉमर्स एक फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स कॉमर्स सोल्यूशन है जो कि वर्ल्ड प्रेस पे बनाया गया है और इसका जो है वो अलग अलग मर्चेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। और पेयू के बारे में एक तो चीज़ें आप यहाँ याद रखनी है कि पेयू की स्थापना 2011 में, ईयर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हेडक्वार्टर जरूर याद रखें, गुरुग्राम मतलब गुड़गांव में है, हरियाणा के अंदर। तो सीईओ याद रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ कि स्किप कर देना आपने। अनिर्बन मुखर्जी पूरा नाम है, लेकिन स्किप कर दो इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच फ्रूट वॉज डिक्लेयर्ड एज फ्रूट ऑफ द ईयर 2021? क्योंकि इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया गया 2021, तो उस दिन फ्रूट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक फैक्टफुल क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे जानने के इच्छुक होंगे कि फ्रूट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला। फ्रूट ऑफ द ईयर गया वाटरमेलन को। आजकल गर्मी बहुत है नॉर्थ इंडिया में, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वाटरमेलन बहुत ज़रूरी है। तो आंसर वाटरमेलन याद रखेंगे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट तो खास करके। और ये इंटरनेशनल फ्रूट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना 1 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है। और ये भी याद रखोगे कि ये दिन सिंबलाइज करता है कि फ्रूट्स को शेयर करो, फैमिली के साथ जॉय करो, मतलब खुश रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ये दिन जो है वो एक चीज़ को और एड्रेस करता है कि आपने जो है वो पॉजिटिव लिविंग कंडीशन जो है वो पैदा करनी है हर क्षेत्र में। और इसलिए इसका मोटो जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, आप जहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल फ्रूट डे 1 जुलाई को। और इसका मोटो क्या है, क्रिएट चेंज टुगेदर, इकट्ठे रह के हमने चेंज को करना है। और वाटरमेलन ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू जो है वो डिसाइड किया गया। तो फ्रूट ऑफ द ईयर जस्ट याद कर लियो। और पहला इंटरनेशनल फ्रूट डे जो है वो 2007 में मनाया गया था जर्मनी के अंदर। उस टाइम पे फ्रूट ऑफ द ईयर किसको कहा गया था, स्ट्रॉबेरी को कहा गया था। तो याद रखोगे स्ट्रॉबेरी को फ्रूट ऑफ द ईयर कहा गया था 2007 में। और वैसे भी जो हमारा पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने 2021 को डिक्लेयर किया हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये भी याद रख सकते हो, उन्होंने डिक्लेयर किया था ताकि न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों को क्लियर हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो इसलिए 2021 नोन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बच्चे लुइस हैमिल्टन लगाएंगे आंसर, गलत है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन मतलब मेरे भी खुद के फेवरेट हैं, लेकिन जीत नहीं रहे हैं यार आजकल। मतलब पिछली 3 रेसेस में लुइस हैमिल्टन नहीं जीते हैं। आपको पता है कौन जीता होगा फिर? मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, याद रखियो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपन। तो मतलब वो जीते हैं इस रेस के अंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हो डोमिनेंट वर्स्टैपन वन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। और यहाँ पे आपने याद रखना है लुइस हैमिल्टन चौथे रैंक पे है, उनकी टायर के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो 4th रैंक में है। तो 99th विक्ट्री के लिए मतलब आप कह सकते हो कि बेचारे तरस रहे हैं। और 3 हो गई हैं पिछली जिसके अंदर वो जीत नहीं पाए। आप देखो पिछली 3 रेसेस कौन जीता है, मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे स्टीरिया है, चाहे आप कह सकते हो ऑस्ट्रिया है, तीनों के तीनों मैक्स वर्स्टैपन। उससे पहले अजरबाईजान थी, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। अजरबाईजान जो है वो सर्जियो परेज जीते हैं, ये बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि एक ही रेस है 2021 की जो सर्जियो परेज जीते हैं, वो कौन सी है, अजरबाईजान। और इससे पहले जो मैक्स वर्स्टैपन है वो 2 रेसेस जीत चुके हैं, एमिलिया रोमाग्ना और मोनाको। तो ये दोनों भी जो है वो कौन जीत चुके हैं हमारे पास, ये जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपन। तो इसका मतलब लुइस हैमिल्टन की तो इस साल की अभी तक कमी है। बहरीन है, पोर्तुगल है, स्पेन है। मतलब आपने याद क्या रखनी है, इन सारी रेसेस को याद रखने के बजाय आप 4 रेसेस याद रखो। कौन कौन सी? बहरीन याद रखो, पोर्तुगल याद रखो और स्पेन याद रखो। और साथ में अजरबाईजान ये अलग करती है। इसका मतलब बीपीएस को याद रखोगे, ये लुइस हैमिल्टन है और अजरबाईजान सर्जियो परेज है। बाकी सारी कौन जीता है, मैक्स वर्स्टैपन। मतलब इस साल मैक्स वर्स्टैपन 5 रेसेस जीत चुके हैं, लुइस हैमिल्टन 3 जीते हैं और 1 सर्जियो परेज जीते हैं। तो इस तरह से याद रखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाना है, ठीक है।
तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बिल्कुल याद रखोगे। अगले क्वेश्चन आता है, छाए हुए हैं इस टाइम पे मैक्स वर्स्टैपन, मतलब स्टार्स हैं उनके। अगला क्वेश्चन है, बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खुकरी ऑथर्ड बाय हुम। तो ये बुक किसने लिखी है? राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बुक का कवर पेज, ऑपरेशन खुकरी। ये ट्रू स्टोरी है दोस्तों इंडियन आर्मी की, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मिशन रहा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का। याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया ने इस बुक को लिखा है, जो उनकी डॉटर हैं दामिनी पूनिया। ऑपरेशन खुकरी, जो मैं बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग मिशन था, और इसमें इंडियन आर्मी का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने 200 इंडियन पीस कीपर्स को छुड़वाया था, जो कि सेरा लियोन में गए थे, वेस्ट अफ्रीका में, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की तरफ से तैनात किए गए थे। और ये पीस कीपर्स इसलिए भेजे गए थे सेरा लियोन में, ताकि वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट है उसको टैकल किया जा सके। तो लेकिन ये वहाँ पे फंस गए, फिर इंडियन आर्मी को भेजा गया, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया, इसलिए इस मिशन का नाम था ऑपरेशन खुकरी। तो दोस्तों एक बात और याद रखनी है, इसमें एक बंदे को सम्मान भी दिया गया था, मरने के बाद उनको सेना मेडल दिया गया था, उनका नाम है हवलदार कृष्ण कुमार, और इनको सम्मान दिया गया सेना मेडल से मरने के बाद। ये ओनली इंडियन सोल्जर हैं जिनकी इन ऑपरेशन के अंदर डेथ हो गई थी। ओनली एक पर्सन जिसकी डेथ हो गई थी, उनका नाम है हवलदार कृष्ण कुमार। अनलकी, तो आप कह सकते हो कि उनका वहाँ पे देहांत हो गया। सल्यूट करते हैं हम ऐसे बहादुर लोगों को, जो अपनी जान पे खेल के जो बाकियों की रक्षा करते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अंदर, कि 13 जुलाई 2021 को ऑपरेशन जो खुकरी है उसकी 21st एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ आपने बुक का नाम और राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, चाहे ओनली पूनिया याद कर लें तो आपका स्मार्ट वर्क जो है वो पूरा हो जाएगा और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। और ये बुक को कौन पब्लिश कर रहा है? इस बुक को पब्लिश कर रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस। इसको भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड ए न्यू मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम है फेंग्यून 3E FY3E। कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? ये है दोस्तों चाइना। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहले जो है वो 3D भी लॉन्च की है, 3C भी लॉन्च की है, मतलब 3 सैटेलाइट जो है वो ऐसे लॉन्च कर दिए उन्होंने कि पूरे अर्थ ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जो है वो इस तरह से अगर ये रहेंगी तो एक मॉर्निंग के वेदर को नोट कर रहा है, एक आप डॉन के टाइम पीरियड पे नोट कर रहा है, एक जो है वो आप कह सकते हो कि आफ्टरनून के टाइम पीरियड को नोट कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो सुबह के टाइम को जो है वो नोट कर रहा है, ये 3E सैटेलाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना लॉन्चेस न्यू मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, जो कि वेदर फोरकास्ट करेगा, सी टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। तो ये 3CE सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो सिविल सर्विस में अप्लाई किया गया, मतलब लोगों की हेल्प के लिए किया गया है, जिसमें वो सुबह के और शाम के टाइम पीरियड को जो है वो बेसिकली नजर रखेगा। और इसीलिए इसको डॉन सैटेलाइट कहा गया है, मतलब सुबह का सैटेलाइट कहा गया है। और इसमें 11 एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग पेलोड जो है वो किए गए हैं, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 8 साल का है। इसमें टेम्परेचर को नोट करेगा, वो ह्यूमिडिटी को नोट करेगा, और भी पैरामीटर जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं उसको नोट करेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को नोट करने के बाद एक अच्छा जो है वो हमारे पास मॉनिटरिंग सामने आ सकती है, जिससे हम और भी बेहतर जो है वो पॉलिसीज बना सकते हैं। और आपने याद रखना है, ये तीनों सैटेलाइट्स का नेटवर्क बना के 3D 3E और 3C का नेटवर्क बना के एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसमें तीनों तरह के एक दिन के अंदर जो हमारे पास वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक मॉर्निंग के टाइम पीरियड पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पीरियड पे या आफ्टरनून, तो ये सारी चीज़ें जो नोट की जाएंगी। और ये ऐसा नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड में ओनली कंट्री चाइना है जो बना पाया है। ठीक है, याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम आपको पता है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कीवर्ड मैं आपको बता के जाऊंगा, कीवर्ड कौन सा है आपके पास? ये फेंग्युइन। चाहे आगे 3E आ जाए, 3D आ जाए, 3C आ जाए, नाम तो फेंग्युइन ही रहेगा। और वो चाइना ने लॉन्च किया, सिंपल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फिनटेक कोहोर्ट विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन ने स्टार्टअप्स को और आगे बढ़ाने के लिए जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है एम आई लीप। तो नाम याद रखना है, एम आई लीप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से आई लीप को लॉन्च किया गया, जिसका मतलब क्या है? इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना है, और वो कैसे होगा, जब आप स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दोगे। और ये कौन से स्टार्टअप्स की बात हो रही है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप की बात हो रही है। मतलब जो भी नए स्टार्टअप्स होंगे उनको जो इंडस्ट्रीज पुरानी है उनके साथ जोड़ा जाएगा, पुरानी मार्केट्स के साथ, नए इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स को हर तरह की हेल्प मिल सके, चाहे गाइडेंस चाहिए, चाहे फाइनेंस चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वो यहाँ से मिलेगी। और इसके लिए वो बूट कैंप्स लॉन्च करेंगे, मतलब आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज के वर्कशॉप्स लॉन्च करेंगे, जिसमें 80 से 100 कॉर्पोरेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और नए स्टार्टअप्स को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है वो मतलब ये बूट कैंप्स अपने आप जो है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, बाय डिफॉल्ट लोगों की तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें एक बात और याद रखोगे कि अटल इनोवेशन मिशन ने रिसेंटली एम प्राइम करके भी जो है वो एक ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मतलब था प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली किसके लिए था, डीप टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स के लिए। अब देखो डिफरेंस हमारे पास आ गया है कि जो एम आई लीप है ये फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए है, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स के लिए, और ये एम प्राइम जो है वो किसके लिए, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। यही आपके पास जो है मेन रहने वाला है, जो आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर। और अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है लॉन्च किया गया था ताकि इनोवेटिव आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो लेके आ सके, और नीति आयोग की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। कौन है अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर, वो हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो याद रखोगे डॉक्टर चिंतन वैष्णव, बहुत बार क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। Who chaired the 20th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, और बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि ये बॉडी इंडिया की तरफ से बनाई गई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं इस पूरी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। तो इसका मतलब किसने जो है वो इस मीटिंग को चेयर किया होगा, वेंकैया नायडू ने। तो 20th मीटिंग थी ये गवर्निंग बॉडी की, और गवर्निंग काउंसिल की 19th मीटिंग थी। मतलब दो अलग अलग बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग बॉडी है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर दोनों को चेयर तो किसने किया है, मतलब एम वेंकैया नायडू जी ने ही इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि वेंकैया नायडू जी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है इस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। और आपने ये याद रखना है कि जो 90th मीटिंग गवर्निंग काउंसिल की हुई है वो कहाँ पे हुई है, हैदराबाद के अंदर हुई है, तेलंगाना के अंदर हुई है। ये मतलब आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, मैं भी किसी दिन आपसे पूछ लूंगा। और वाइस प्रेसिडेंट ने एक बुक भी लॉन्च की है, सप्रू हाउस, ए स्टोरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग ए वर्ल्ड अफेयर्स। और ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपने याद रखना है, जो इसके आप कह सकते हो डायरेक्टर जनरल थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, टीसीए राघवन, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। टीसीए राघवन अभी मतलब 2-3 दिन पहले ही टीसीए राघवन जो हैं वो अब फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो उन्होंने लिखा है। अभी जो नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन चुने गए हैं, विजय ठाकुर सिंह। ये भी आप याद रखोगे, अपॉइंटमेंट के अंदर हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। विजय ठाकुर सिंह नए डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के नए डायरेक्टर जनरल। तो सिर्फ यही चीजें याद रखनी। और एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर जो है वो इंडिया के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई थी। मतलब इसको स्टैब्लिश जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान किया गया था 1943 में। और इंडिया की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल अफेयर थिंक टैंक है, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में चिंता करता है, उसके बारे में हमें एक अलग व्यू प्रोवाइड करता है। इसके प्रेसिडेंट जो है वो देश के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो अपने आप इसके प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इसके क्या बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के। और 2001 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जिसके तहत इस बॉडी को नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर 1943 में स्टैब्लिश की गई। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, अपने आप बन जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। और वेंकैया नायडू जी जो है उन्होंने चेयर किया है। और 19th जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है हैदराबाद में हुई है। एक बुक रिलीज हुई है सप्रू हाउस, जो कि डायरेक्टर जनरल थे इसके पुराने टीसीए राघवन जी ने इस बुक को लिखा है। और नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, विजय ठाकुर सिंह। देखो बहुत से पॉइंट्स हो चुके हैं, तो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, इसमें एक बात रह गई है, इसका हेडक्वार्टर यार बताना भूल गया मैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया में है। मतलब कई बार ऐसे लगता है ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पढ़ के, कि हाँ इसका हेडक्वार्टर जो बाहर होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट इन विच स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। यहां पे बोल्ड मिशन को याद रखो, बी से याद रखो बैम्बू, बस और कुछ नहीं याद रखना। बैम्बू को
हम जो हैं वो कहाँ पे करेंगे, हमने बैम्बू को करना है उस एरिया में जहाँ पे बारिश नहीं होती, मतलब राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, या आप कह सकते हो लेह वाले एरिया में, जो कि हमारे पास डेजर्ट एरियाज हैं। तो आप देख सकते हो ड्रॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, ताकि वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको कोई ना कोई जीने का जो है वो मकसद मिल सके, वहाँ पे उनको रोजगार का कोई साधन मिल सके। तो बैम्बू करेंगे तो एक नया रोजगार पैदा होगा, तो वहाँ पे लोगों की अर्निंग होगी, तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बैम्बू ओएसिस लैंड्स इन ड्राउट जो है वो अभी कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की तरफ से स्टार्ट किया गया, ये अभी राजस्थान में लॉन्च किया गया, उसके बाद ये गुजरात में भी किया जाएगा, उसके बाद लेह लद्दाख में भी किया जाएगा। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो, अब आपको समझ भी आ गया होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की तरफ से ये किया गया कि बोल्ड प्रोजेक्ट जो बैम्बू ओएसिस मिशन है, इसको हम ट्राइबल की इनकम को बढ़ाने के लिए जो है राजस्थान की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए हम वहां पे यूज कर सकें। और बोल्ड का मतलब बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, और इसको कहां पे लॉन्च किया गया, स्पेशली याद रखना है कौन से गांव से, निचला मांडवा गांव से लॉन्च किया गया, उदयपुर से। आपको डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती है, आपको गांव पूछा जा सकता है, आपको स्टेट पूछी जा सकती है, तीनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ज्यादातर चांसेस हैं आपको डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पूछने के, लेकिन अगर आप राजस्थान का ही अटेम्प्ट दोगे तो आपको निचला मांडवा पूछा जा सकता है। 5,000 जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे 25 बीघा जमीन पे, मतलब 16 एकड़ जमीन पे लगाए जाएंगे, जो कि एक एरी लैंड है जहां पे खेती नहीं होती। ग्राम पंचायत लैंड के ऊपर इसको लगाया जाएगा ताकि रोजगार जो है वो मिल सके किसी तरह से, तो इसीलिए इसको लगाया जाएगा। और इंडिया आपको पता है कि अगले साल जो है वो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो जो खादी बैम्बू फेस्टिवल है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसी लॉन्च के साथ। और गुजरात में आप कह सकते हो विलेज दुल्हेरा, और लेह लद्दाख रीजन में भी इसको स्टार्ट किया जाएगा अगस्त 2021 तक। तो मतलब इससे क्या होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जो रोजगार है वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से जो है बाय डिफॉल्ट उनका लाइफस्टाइल जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, और लैंड भी डिग्रेड होने से बचेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट भी है हमारे पास कि हमने जो है वो बहुत बड़ी लैंड को जो है वो हमने क्या करना है, डिग्रेड होने से बचाना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बोल के आए थे कि हमने 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को, याद रखना है दोस्तों, 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक जो है, जो कि डिग्रेडेड लैंड है, उसको हमने ठीक करना है, रिस्टोर करना है मतलब उसको। तो सारी चीजें याद रखनी है। हाँ, राजस्थान के बारे में याद रख सकते हो, यहाँ पे राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं, कलराज मिश्रा। और आपने ये भी याद रखना है कि इनके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत। और साथ ही साथ एक बात और, यहाँ के नेशनल पार्क्स दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा यहाँ पे रणथंबोर मिल जाएगा आपको, रणथंबोर। यहीं पे आपको मिलेगा केवलादेव घना नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। ये चारों याद रखोगे, सरिस्का, रणथंबोर, केवलादेव घना, डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला फाइनेंस लॉन्च्ड ए स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन सर्विस नेम्ड पोस्टपेड मिनी। तो सिंपल है यार, ये कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मिलके जो है वो लोन देगी, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, प्रोग्राम को पोस्टपेड मिनी जो है वो नाम दिया है। तो आपको एक हिंट देता हूं कि जिस कंपनी ने ये पोस्टपेड मिनी नाम से जो है वो एक पूरा प्लान जो है वो निकाला है, उन्होंने एक रिसेंटली एक और भी प्लान निकाला था जिसका नाम था बाय नाउ पे लेटर। ये भी निकाला था इन्होंने रिसेंटली। तो अब आप मेरे ख्याल से आंसर दे सकते हो, आंसर इसका क्या होगा, पेटीएम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम ने ये लॉन्च किया है पोस्टपेड मिनी प्लान, और इसके तहत आप जो यूजर्स होंगे पेटीएम के बेसिकली वो 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड इंस्टेंट क्रेडिट से। और इसमें 60,000 रुपए तक की सुविधा है वैसे तो, लेकिन इन्होंने पोस्टपेड मिनी नाम से जो स्टार्ट किया उसमें 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। मतलब इतनी कम अमाउंट का लोन भी आपको मिल जाएगा, वो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए। लाइक आप कोविड के कारण यूज रहे हो तो काफी लोगों को इनकम नहीं भी हो रही है, तो इसलिए आप अपने पानी का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का भरना है, कोई सिलेंडर चाहिए आपको, ठीक है, आपने लाइक मोबाइल रिचार्ज करवाना है, कोई भी मंथली एक्सपेंस है आपका, तो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो। और उसमें 30 दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं भी करोगे तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आप वापस कर सकते हो आराम से। तो मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो ये पैसा वापस, और 250 से लेकर 1000 रुपए तक लोन ले सकते हो। और दोस्तों जो ये मैं आपको बता रहा था बाय नाउ पे लेटर, इसमें थोड़ी सी सुविधा ज़्यादा थी। इसमें 3000 से लेके 10,000 रुपए तक का लोन जो है वो आपको पेटीएम देगा, और इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी कोई नहीं होगा 45 दिनों तक। इसमें 45 दिन तक है, उसमें अमाउंट भी कम है और इंटरेस्ट भी 30 दिन तक का है।
तो ये पेटीएम की तरफ से स्टार्ट किया गया। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा, पैसा आदित्य बिरला फाइनेंस देगा और यूज़र्स किसके होंगे, पेटीएम के होंगे। तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। यस, पेटीएम के बारे में यहाँ पे याद रख सकते हो। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा है। बहुत से मतलब बच्चे पूछते रहते हैं सर कहाँ पे है एग्जैक्टली, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और सीईओ बहुत बार पूछा गया है और इसके फाउंडर भी विजय शेखर शर्मा जी, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड फर्स्ट 24/7 काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर सकून। सकून नाम से एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है ताकि जो सुसाइड केसेस है वो कम हो सकें। मतलब सिंपल है कि जो सुसाइड का सोच रहे हैं कोविड-19 के दौरान, तो किसी तरह से उनको बात करके हम हौसला दे सकें या किसी तरह से उनको हम राहत दे सकें, सुकून दे सकें, ताकि वो अपना ये आइडिया ड्रॉप कर सकें। उनका मेंटल जो लेवल है उनसे बात करके उनके स्ट्रेस को हम क्या कर सकें, रिलीज कर सकें। यही मेन मकसद है। और उस हेल्पलाइन का नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर ने दिया हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है 1800-1800-7159। तो इस नंबर पर कॉल करके आप उनसे बात करोगे और आप अपना स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। इसमें डॉक्टर्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बात करेंगे आपसे। आपका डिप्रेशन है, आप कोई जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेस में हो, तो आपका मेंटल वेलबींग जो है वो अच्छा किया जाएगा। और ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है, सकून नाम से ये प्लेटफॉर्म। तो याद रखोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और उत्तराखंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर के सॉरी, वो कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार जी, मनोज कुमार सिन्हा। ठीक है, ये याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क 4 याद रखोगे। डाचीगम नेशनल पार्क, एक गुलमार्ग, गुलमार्ग बेसिकली नेशनल पार्क नहीं है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन फिर भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक याद रखोगे सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी पार्टनर विद फोन पे टू डिजिटाइज इट्स कैश ऑन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट। मतलब अगर इनमें से जो आप ऑप्शन के अंदर कंपनी देख रहे हो उनसे कोई सामान मंगवा रहे हो और आपने कैश ऑन डिलीवरी कहा है, तो आप फोन पे की हेल्प से वो पेमेंट कर सकते हो क्यूआर को स्कैन करके। मतलब आप यूपीआई आईडी से, क्यूआर से, किसी भी तरह से पेमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, और फोन पे से करोगे, ताकि उस कंपनी ने, क्योंकि अब एमओयू साइन कर लिया इस कंपनी के साथ, और वो कंपनी कौन सी है, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट और फोन पे का ये टाई अप हो चुका है। तो फोन पे एंड फ्लिपकार्ट पार्टनर टू डिजिटाइज कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट। तो यूजर्स इस स्कैन एंड पे फीचर नाम दिया गया इसको, कि स्कैन करें क्यूआर कोड को और पे कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर जो कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्ट करते हैं, तो वो जब भी कैश वो लेके आएगा डिलीवरी बॉय आपके घर में सामान, तो आपने स्कैन करना है फोन पे डायनेमिक क्यूआर कोड, और उससे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। और ये कैशलेस पेमेंट्स को इन्हेंस करने का एक आप कह सकते हो मेथड है, जिसमें फ्लिपकार्ट और साथ में फोन पे जो है वो जुड़ा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आराम से याद रख सकते हो। इससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी बढ़ेंगी और पर्सनल कॉन्टैक्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और दोस्तों याद रखना है फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट का गठन जो है 7 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। इसके सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। और फोनपे के बारे में भी याद रख सकते हो। फोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन इसको फ्लिपकार्ट ने अक्वायर कर लिया था 2016 में। हेडक्वार्टर इसका भी बेंगलुरु है, और इसके जो सीईओ हैं वो समीर निगम हैं। याद कैसे रखोगे समीर निगम को, सोनू निगम के साथ। हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा बोलता भी हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। हु इनॉग्रेटेड कोविन ग्लोबल कनक्लेव 2021। देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहा हूँ, तो इसका एक रीजन है। इसमें 2 क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। हु इनॉग्रेटेड कोविन ग्लोबल कनक्लेव, हु एड्रेस्ड कोविन ग्लोबल कनक्लेव। तो देखो आंसर क्या आएगा। हु इनॉग्रेटेड का मतलब है किसने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन तो कोविन प्लेटफॉर्म हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो हेल्थ मिनिस्टर करेंगे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। लेकिन इसमें स्पीच जो है वो मोदी जी ने दी है, तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं लिखूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको जो है वो इनॉग्रेट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और कोविन प्लेटफॉर्म जिसको ग्लोबल लेवल पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि आप इसको यूज कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे। और इस ग्लोबल कनक्लेव को मोदी जी ने जब एड्रेस किया, तो बहुत सी कंट्रीज जो है वो साथ आ चुकी हैं कि हम भी जो हैं वो कोविन प्लेटफॉर्म को जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। जैसे कि उसमें कनाडा है, युगांडा है, नाइजीरिया है, मैक्सिको है, इन कंट्रीज ने कहा है कि हम जो है वो इसको यूज करना चाहते हैं।
और कोविन का मतलब जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कोविन का मतलब क्या है? कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, ये कोविन का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसके सीईओ कौन है? आर एस शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के NHA के जो हेड है वो कौन है? आर एस शर्मा। तो ये भी चीजें याद रखनी है और ग्लोबल कनक्लेव के बारे में याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पिक्चर से करोगे आप। पिक्चर में देख सकते हो एक बुक का नाम एक्स आइसा मॉस्किटो। तो बहुत ही एक फनी सा नाम है, आइसा मॉस्किटो, मतलब बच्चों को मॉस्किटो के बारे में पता लगे, उनकी अलग अलग स्पीशीज के बारे में पता लग सके। तो ये दो बंदों ने बुक लिखी है, एक तो अर्थी, एक ममता नैनी, मतलब दो बंदों ने इस बुक को लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो अर्थी मुथाना सिंह, लेकिन आप ओनली आर्थी भी याद रख सकते हो और ममता भी याद रख सकते हो। और ये बुक का जो मेन मतलब, ये एक बुक नहीं है बेसिकली, ये सीरीज ऑफ बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं ये, जिसमें एक में इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया, मतलब वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया, जिसमें एक में मॉस्किटो, एक में बी मतलब मधुमक्खी, एक में कॉकरोच, एक में आंट मतलब चींटी, इनके बारे में जो है वो बेसिकली बताया गया है, ताकि बच्चों को अलग अलग तरह की स्पीशीज इसमें बहुत ही इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जो है वो चीज़ें लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि बच्चों को आसानी से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ जो है वो चीज़ें पेश की जा सकें। तो जस्ट एक आपने लुक देनी है इसके ऊपर, यू इक्स बेसिकली आइसा मॉस्किटो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से पिक्चर से है, लेकिन ये सिडबी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सिडबी ने प्लान्स बताए हैं कि किस तरह से हम एमएसएमईज को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बहुत से प्लान जो सिडबी ने किए हैं, खास करके उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिडबी ने कहा है कि हम एक प्लान या स्कीम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो स्टार्टेड है, जिसका नाम है त्वरित। त्वरित का मतलब है टाइमली वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस टू रिवाइटलाइज इंडस्ट्री इन द टाइम ऑफ कोरोना क्राइसिस। मतलब जो वर्किंग कैपिटल एमएसएमईज को प्रोवाइड करनी है ताकि वो कोरोना क्राइसिस से बाहर आ सके। और इस स्कीम के तहत कितना लोन दिया जा सकता है? अप टू 25 करोड़ रुपया जो है वो लोन दिया जा सकता है। याद रखना है, अप टू 25 करोड़ रुपीस दिए जा सकते हैं। इसमें पहले इंटरेस्ट जो है वो 8.25% होता था, लेकिन उसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया? 6% कर दिया गया है। और इसका टाइम कितना होगा? 4 साल का होगा, और इसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 साल आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो 25 करोड़ रुपया, 6% इंटरेस्ट और 4 साल का टाइम पीरियड। और एक चलाया गया प्रयास स्कीम। प्रयास स्कीम जो है वो स्वावलंबन चैलेंज फंड और स्वावलंबन फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो इसके अंडर आएंगे, और इसके तहत क्या किया जाएगा? लेकिन प्रयास स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा वो 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट 13% होगा, और इसमें जो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड है वो अकॉर्डिंग टू द, आप कह सकते हो बोरर होगा, या अकॉर्डिंग टू एमएसएमई सेक्टर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाएगा। तो प्रयास स्कीम भी याद रखोगे, त्वरित या टाइमली वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस टू रिवाइटलाइज इंडस्ट्री इन द टाइम्स ऑफ कोरोना क्राइसिस। एक इन्होंने कहा है कि CIMSME, मतलब CI का मतलब याद रखोगे, MSME का तो आपको पता ही है, इसका मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो इसके तहत जो है वो आप कह सकते हो कि स्वावलंबन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें कि जो MSMEs होंगी उनको डिजिटलाइज करने के लिए जो है वो अलग अलग पोर्टल्स दिए जाएंगे, जैसे उद्यमी मित्रा, स्टैंड अप मित्र पोर्टल, जो कि सिडबी ने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि MSMEs के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। तो मतलब उसके तहत MSMEs को जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स लगाए जाएंगे। ये 11 स्टेट्स में जो है वो उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं। यूके सीना कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया कि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें जो है वो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए जा सकें, ताकि एमएसएमईस की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो सिडबी ने ऑलरेडी ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी टाई अप कर लिया कि जो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एंटरप्रेन्योर्स को लेके आएगा, सिडबी जो है वो उनको लोन प्रोवाइड करेगा, एमएसएमईस को हेल्प आउट करेगा। तो सारे इनिशिएटिव जो है वो किसी तरह से आपके दिमाग में रह जाएंगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और क्वेश्चन आ गया तब भी कर सकते हो। मतलब मेरा काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। और सिडबी ने 2 क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स भी स्टार्ट की थी, एक श्वास और रोग, दोनों को मैं कवर कर चुका हूं, और एमएसएमईस की हेल्प के लिए भी इसमें भी जो है वो लोन क्राइटेरिया ही रखा गया है। तो ये सारी चीजें याद रखनी, और सिडबी के बारे में जरूर याद रखें दोस्तों। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, और जैसे ही स्थापना की गई, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ बनाया गया, और इसके जो आजकल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं श्री एस रामनन। पूरा नाम भी याद कर सकते हैं, एस रामनन का मतलब है शिवास सुब्रमण्यम रामनन, शिवा सुब्रमण्यम रामनन, शिवा सुब्रमण्यम। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो इसी 3 चीज़ों के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और कौन सी कंपनी के अंदर एमओयू साइन हुआ है ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है वो अपने आप की छाप जो है वो ज़्यादा छोड़ सके, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सके। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना रख सकते हो, स्किप करना स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो टारगेट रख रही हैं। लेकिन ओएनजीसी याद रखोगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो बिल्कुल वो ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में बात करें। ऑफशोर देखो, ऑनशोर और ऑफशोर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑनशोर का मतलब है पानी के ऊपर या पानी के साथ, लेकिन ऑफशोर का मतलब पानी से हटके लैंड के ऊपर, तो दैट इज द ऑफशोर विंड एनर्जी, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो टारगेट क्या रखा है, ओएनजीसी ने टारगेट रखा है 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे 2040 तक, और एनटीपीसी ने 32 गीगावाट 2032 तक, क्योंकि एनटीपीसी का ऑलरेडी टारगेट है 60 गीगावाट का 2032 तक, और उसमें विंड भी है उसमें सोलर भी है। अब उन्होंने कहा कि 32 गीगावाट 2032 तक सिर्फ विंड एनर्जी जनरेट करेंगे, तो मतलब अलग टारगेट जो है वो सेटअप कर रहे हैं। लेकिन बहुत से टारगेट है तो कितने के याद रखोगे, इससे अच्छा है कि एनटीपीसी वाला याद रख लो, 175 गीगावाट याद रख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा करना है, 450 गीगावाट का याद रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक पूरा करना है, यही याद हो जाए वही बहुत है। एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो जो बहुत ही कम चांस है आने के। तो इसलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ तक याद रखियो कि बस एनटीपीसी और ओएनजीसी का टाइप हुआ है ताकि वो ऑफशोर विंड प्लांट्स जो है वो लगा सकें, और इसमें एनटीपीसी भी इंपॉर्टेंट है, ओएनजीसी भी इंपॉर्टेंट है। तो एनटीपीसी का गठन 1975 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो गुरदीप सिंह हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना है गुरदीप सिंह। और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 में इसका स्थापना की गई थी, और ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष कुमार हैं, सुभाष कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पिक्चर से करोगे, देखने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम तो इंपॉर्टेंट में कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, और एग्जामिनर के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो इसलिए मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छी कैटेगरी के अंदर नहीं लूँगा। लेकिन अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, आप कह सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी की तरफ से अनाउंस किया गया है स्कूल टीचर्स के लिए अवार्ड 2018-19 के। लेकिन दोस्तों ये अवार्ड्स बहुत हैं, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत हैं, लाइक 25 अवार्ड तो 2018 के हैं, 2019 के अगर आप कहोगे 24 अवार्ड हैं, जिसमें से 6 महाराष्ट्र के टीचर्स को मिला है, 6 तमिलनाडु के टीचर्स को मिला है, जैसे कि एक नाम देख रहे हो उमेश खोसे, स्कूल टीचर ऑफ ओस्मानाबाद, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो मतलब आप कह सकते हो बहुत से हैं, मतलब 24 और 25 को मिलाओगे 49 बन जाएगा, तो इतने कैसे याद रखेंगे हम। तो याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उनकी तरफ से ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्रूड ऑयल जो है वो गुयाना से लिया है, और एक पैक्ट भी साइन किया कि 3 मिलियन टन जो है वो यूएस क्रूड जो है वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गुयाना से ऑयल जो है वो बाय किया है, क्योंकि इंडिया 85% आप कह सकते हो ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम, 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जो सबसे ज़्यादा मंगवा रहे हैं। सेकंड, इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 2021 हेल्ड एट आक्रा घाना। तो घाना की कैपिटल में ये जो है वो बात हुई है इंडिया और घाना के बीच में, सेकंड मीटिंग है, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है। इसमें क्या हुआ होगा, बायलेटरल रिलेशंस, रीजनल रिलेशन, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात हुई है। पहली मीटिंग ऑलरेडी हुई थी 2019 के अंदर, जो कि कहाँ पे होती, दिल्ली में। अब घाना की बारी थी तो घाना ने होस्ट कर लिया, अगली बार इंडिया में होगी। तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ घाना के बारे में याद रख सकते हो। प्रेसिडेंट कौन है, अकुफो अडोडो, लिख देता हूँ यहाँ पे, अकुफो अड्डो अड्डो अड्डो, and capital is Accra, currency is Ghanaian cedi. Next, SEBI fined ILFS and AFSPL for fraudulent mutual fund transactions. तो म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो उन्होंने गलत की, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स में जो है वो उन्होंने गलत की, मतलब कोई फ्रॉड किया उन्होंने, जिसके कारण सेबी ने जो है वो फाइन लगा दिया। ILF एंड IFS के ऊपर 26 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया, बहुत बड़ी मात्रा में फाइन लगाया गया। और AFSPL का मतलब है अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 3 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। और सेबी के बारे में जरूर याद रखेंगे, 1988 में इसका गठन किया गया, 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, मतलब इसका एक्ट बन गया, और इसके चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट, 6 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 6 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों लॉन्च किए गए हैं, ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो सके, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर अच्छी हो सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है, प्रकाश सिंह जावड़ेकर जी, और प्रकाश सिंह जावड़ेकर जी कहाँ के मेंबर हैं, राज्यसभा से मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जयपुर में बनेगा, पिंक सिटी में बनेगा, राजस्थान के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, लेकिन तीसरा पूरे वर्ल्ड का होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो मटेरा ग्राउंड कहते हैं हम, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। और सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम पूरे वर्ल्ड का मेलबर्न स्टेडियम है, मेलबर्न स्टेडियम। अभी तीसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो एडन गार्डन है, लेकिन उसको रिप्लेस कौन करेगा? उसको रिप्लेस करेगा ये हमारे पास पिंक सिटी स्टेडियम, जो कि कहां पे बन रहा है? जयपुर में। नेक्स्ट, सीबीएसई ने फाइनेंशियल लिटरेसी लॉन्च कर दिया, हमने पहले ही बात कर ली है। 4 एंड 5 जुलाई 2021 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? इन व्हाट फॉर्म द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिपॉजिट्स विद आरबीआई अंडर सीआरआर। तो सीआरआर के अंदर, जिसका नाम ही कैश रिजर्व रेशियो है, उसका मतलब है कि बैंक्स ने कुछ पैसा कैश की फॉर्म में किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। मतलब बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सम परसेंटेज ऑफ कैश विद आरबीआई, तो उसी को तो हम सीआरआर कहते हैं। अगर यहाँ पे एसएलआर की बात हो रही होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सम परसेंटेज ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब है उसमें कैश भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं, गोल्ड भी हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब हर तरह की चीजें आ जाएंगी, तो वो एसएलआर है। यहां पे हम बात करें सीआरआर की, तो आंसर क्या होगा? ओनली हमारे पास ए होगा, कैश होगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें एसएलआर की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आता, गोल्ड भी आता, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या कहता है? विच ऑफ दीज बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स ओन्ड बाय द डिपॉजिटर। नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक है, मतलब अपने फायदे के लिए काम नहीं करता और उसकी ओनरशिप डिपॉजिटर के पास होती है। तो आपने बताना है ऐसे बैंक्स कौन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैंकिंग वाले स्टूडेंट तो आराम से दे देंगे, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में ही दोगे। और आपके लाइक का वेट कर रहा हूं, सब्सक्राइब का वेट कर रहा हूं और शेयरिंग का वेट कर रहा हूं। देख रहा हूं कितने बच्चे जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको देख रहे हैं वीडियो को। अगर आपने शेयर किया होगा तो ज्यादा देखेंगे, और यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। और बेल बटन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड और मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो 1 साल या 2 साल के लिए, लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दिया हुआ है। और दोस्तों 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10। बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों, एक बार चेक करें, बहुत ही कम प्राइस पे दे रहे हैं। और हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर रोज आपके पास मुश्किल आती जाएगी, और वो मुश्किल सिर्फ 5% है। 100% हम बना देते हैं, मतलब 95% प्रॉब्लम को हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो अगर खुश रहोगे, वो कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और प्रॉब्लम सिर्फ 5% ही रहेगी हमेशा। तो खुश रहोगे तो वो जल्दी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, और जल्दी टैकल कर लो, अगर एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।